हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक मेडिकल नॉलेज। जैसे कि हम पिछले वीडियो में दोस्तों बात किए थे कि टॉप 7 पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन सारे कोर्सेज़ के डिटेल्स के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्सेज़ नेम, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशंस, स्कोप, आपकी फीस स्ट्रक्चर, सैलरी एंड उसमें जो हम वर्क करेंगे, तो आपका वर्क क्या होगा दोस्तों, उन सारे चीज़ों के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। देर ना करते हुए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एलिजिबिलिटी जो है आप इन सभी कोर्सेज़ के लिए 12th पास होना चाहिए पीसीबी एंड पीसीएम। पीसीबी का मतलब हुआ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। दोस्तों जो पीसीबी वाले हैं वो बैचलर्स कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों एक प्रॉब्लम है मैथ्स वालों के साथ, वो ये है कि अगर आप मैथ से हैं, पीसीएम से यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हैं, तो आप जो है बैचलर्स कोर्स में जो है डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन जो है इन सभी जो है कोर्सेज़ में डिप्लोमा में आपको मिल जाएगा आसानी से। आसानी से आप डिप्लोमा कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले जो है डिप्लोमा में एडमिशन लीजिए जिसका ड्यूरेशंस होता है 2 साल। उसके बाद आप फाइनल करने के बाद आपका अगर बैचलर करना चाहते हैं, तो आप बैचलर में लेटरल एंट्री लीजिए जिसका बैचलर्स का ड्यूरेशंस जो है, वो जितने ईयर का होगा उसमें से आपका 1 साल कम हो जाएगा। यानी कि बैचलर्स में आपको जो है डायरेक्ट सेकंड ईयर में जो है एडमिशन्स मिलेगा दोस्तों। तो आपके बेनिफिट्स इसमें ये है कि आपके पास 2 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। आपकी डिग्री डिप्लोमा की भी हो जाएगी एंड बैचलर्स की भी हो जाएगी। तो इसका आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आप कहीं अप्लाई कीजिएगा जॉब के लिए तो आपकी जॉब अपॉर्च्युनिटी और भी बेस्ट हो जाएगी एंड सैलरी आपकी और भी बेस्ट यानी कि ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे क्योंकि आपके पास दोस्तों 2 डिग्री हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं वन बाय वन करके कि किसमें क्या-क्या है और हम किस कोर्स के लिए एलिजिबल एंड एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, स्कोप, फीस स्ट्रक्चर, सैलरी, वर्क सब एक बारी-बारी से करके समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा टॉप 7 पे है, कोर्स नेम है, वो है एमएलटी यानी कि मेडिकल लैब टेक्नीशियंस। इसका जो है आपका सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी आप 12th पास होना चाहिए। अ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिनिमम 50% जो है मार्क्स से आपको पास आउट होना चाहिए। तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। आपका कोर्स ड्यूरेशन कितने दिन का होने वाला है दोस्तों? अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वो होने वाला है 2 साल का। अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो वो होता है साढ़े 3 साल का दोस्तों यानी कि 3.6 मंथ का होता है दोस्तों। अब इसमें हम जान लेते हैं कि आप ये कोर्स कर लिए, तो दोस्तों अब इसमें हमारा स्कोप क्या है? तो दोस्तों स्कोप इसमें ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं एंड प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में जैसे आप हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, डायग्नोसिस सेंटर में कर सकते हैं, ऑप्टिकल्स में कर सकते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं इसकी ये स्कोप को आपको पता चल गया, अब हम जानते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर दोस्तों। जैसे कि आपकी फ़ीस कितनी होगी? अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो 1 पॉइंट प फ 55 यानी कि डेढ़ लाख रुपया पर एनम आपकी सैलरी होने वाली है दोस्तों, जो आप डिप्लोमा में एडमिशन करवाएँगे तब। आप अगर बैचलर्स करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप बैचलर्स में एडमिशन करवा देना चाहते हैं, तो 1 लाख टू 1.10 लाख पर एनम आपकी जो है सैलरी होने वाली है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब आप देखते हैं इसकी सैलरी के बारे में दोस्तों। तो सैलरी क्या है? अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी होने वाली है 50 के से 70 के पर मंथ यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोसिस सेंटर में दोस्तों, तो आपकी जो है एज़ अ फ्रेशर्स आपकी सैलरी होने वाली है 20 के से 25 के पर मंथ दोस्तों। अब ये सैलरी समझ गए, अब जो है इसमें दोस्तों हम वर्क समझेंगे कि आप जो है इसमें कौन-कौन आपका वर्क क्या होगा दोस्तों। तो जितने भी लैब लैब में आप टेस्ट देखे होंगे, जितने भी आपको टेस्ट लैब में होते हैं, तो सारे के सारे परफ़ॉर्म करते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल्स आपको ब्लड टेस्ट करवाना हो, आपको सीबीसी करवाना हो एंड एलएफटी करवाना हो, केएफटी करवाना हो, यूरिन कल्चर टेस्ट करवाना हो, तो ऑल टेस्ट जितने भी आप टेस्ट लैब में देखते हैं, वो सब के सब परफ़ॉर्म करते हैं दोस्तों, एक मेडिकल लैब टेक्नीशियंस। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं टॉप 6 नंबर पे। तो टॉप 6 नंबर पे दोस्तों सबसे पहले आता है आपका कोर्स का नाम, वो है फिज़ियोथेरेपिस्ट दोस्तों। आप ये जान गए कोर्स का नाम। अब इसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी दोस्तों इसमें भी सेम है, आपको 12th पास आउट होना है
पीसीएम एंड पीसीबी से मिनिमम 50% जो है मार्क्स है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि कोर्स के जो है ड्यूरेशंस कितने दिन का होता है, कितने ईयर का होता है दोस्तों। अगर आप डिप्लोमा करते हैं, तो इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का है। अगर आप बैचलर्स करते हैं, तो इसका ड्यूरेशन जो है 4.5 साल का है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके स्कोप के बारे में। इसका स्कोप जो है अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो इसमें वो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तो प्राइवेट जॉब में आप जो है हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, डायग्नोसिस सेंटर में कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों फीस स्ट्रक्चर की दोस्तों। तो फीस स्ट्रक्चर अगर आप डिप्लोमा में करते हैं, डिप्लोमा में एडमिशन्स लेते हैं, तो 50K से 55K यानी कि 50,000 से 55,000 आपका पर एनम जो है सैलरी होगा दोस्तों। अब अगर बैचलर्स में एडमिशन करवाते हैं दोस्तों, इसमें बैचलर्स में 1 लाख टू 1.10 लाख यानी कि 1 लाख से 1,10,000 तक जो है पर एनम जो है आपकी सैलरी हो सकती है दोस्तों। अब हम सब बात कर लेते हैं जो इसकी सैलरी की। अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हैं दोस्तों एज़ अ फ्रेशर, तो आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी 20K से 25K पर एनम लेकिन 20,000 से 25,000 तक पर मंथ आपकी जो है सैलरी हो सकती है दोस्तों एज़ अ फ्रेशर। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर तो आपकी सैलरी 35, 40, 45 तक जो है जा सकता है दोस्तों। अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 70K से 80K आप आराम से जो है इसमें आपको फर्स्ट में यानी फर्स्ट मंथ में दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसमें जो है वर्क क्या है, आप जो है इसमें वर्क क्या कर सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट में। तो आपको जितने भी आपको पैरालिसिस पेशेंट देखे होंगे, तो आप इनमें जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो सारे के सारे पैरालिसिस पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट करते हैं। यही इनका जो है वर्क होता है दोस्तों। का है टॉप 5 पे दोस्तों आपका आता है ऑप्टोमेट्री। अब बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी इसमें भी आपका सेम है, 12th पास आउट होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स से 2 स्ट्रीम साइंस से, पीसीएम एंड पीसीबी से दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स के ड्यूरेशन का दोस्तों, वो कितने दिन का होता है। तो वो होता है जो आपका डिप्लोमा करेंगे तो वो होगा 2 साल का एंड बैचलर्स करेंगे तो वो होगा 3 ईयर का दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं स्कोप का। तो स्कोप भी इसमें जो है आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं एंड प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स एंड और डायग्नोसिस सेंटर। और एक दोस्तों ये है कि आप सभी कोर्स में ये टॉप 7 जो पैरामेडिकल कोर्सेस है, इस सब में आप जो है सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि खुद का भी अपना कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय भी आप बन सकते हैं। तो जो दोस्तों ये है, स्कोप की बात कर लिए। अब हम बात करते हैं इसकी जो है फीस स्ट्रक्चर की दोस्तों। तो आपका जो है फीस स्ट्रक्चर ये है, अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो 50 की यानी कि 50,000 से 55,000 जो फीस होगी 1 साल की यानी कि पर एनम आपको देना होगा। अगर आप बैचलर्स का एडमिशन करवाते हैं, तो उसमें 1 लाख से 1,10,000 जो है आपकी सैलरी पर एनम होने वाली है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सैलरी की। तो सैलरी अगर आप प्राइवेट जॉब में जो जाते हैं, प्राइवेट जॉब अगर जॉइन करते हैं हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोसिस सेंटर में दोस्तों, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी सैलरी जो होगा 30 की यानी कि 30,000 से 35,000 तक स्टार्टिंग सैलरी आपकी होने वाली है एज़ अ फ्रेशर। अगर आपकी सैलरी बढ़ते जाएगी, एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, आपको जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट जॉब जॉइन करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो दोस्तों है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80 से 90 यानी कि 80,000 से 90,000 जो है आपका होने वाला है दोस्तों आपकी स्टार्टिंग सैलरी। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों वर्क, कि वर्क क्या होता है? एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का वर्क क्या होता है दोस्तों? इसमें वर्क होता है कि आपकी आँख से रिलेटेड जितने भी आपको डिज़ीज़ देखने को मिलता है, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है परफ़ॉर्म करता है। जैसे कि आई टेस्ट, लेंस बनाना, चश्मे बनाना, ये सब जो काम होता है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो है दोस्तों काम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टॉप 4। आपका जो है कोर्स नेम है वो है डायलिसिस। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की दोस्तों। तो एलिजिबिलिटी आप ये इसमें भी है, आप 12th पास आउट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स से, पीसीएम एंड पीसीबी स्ट्रीम से दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कोर्स ड्यूरेशंस। तो कोर्स ड्यूरेशंस दोस्तों आप इसमें जो है अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसकी ड्यूरेशंस होगी 2 साल। अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो इसकी ड्यूरेशंस होगी 3.5 साल दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसका स्कोप का। स्कोप इस दोस्तों इसमें भी आप जो है गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं एंड प्राइवेट जॉब कर सकते हैं दोस्तों। तो प्राइवेट जॉब आप कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, आप जो है डायग्नोसिस सेंटर में कर सकते हैं दोस्तों। और जो है अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे इसमें जो हम देखते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी दोस्तों। सैलरी जो है
आप स्कोप देख लिए, आप इसमें जो आप सैलरी देखिए, अगर आप प्राइवेट जॉब जॉइन करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी एज़ अ फ्रेशर के तौर पे 25,000 से 30,000 पर मंथ आपको होने वाला है दोस्तों। वो जैसे-जैसे आप एक जैसे कि हमने बताया पीछे कि जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपकी सैलरी भी जो है दोस्तों इंक्रीज़ यानी कि बढ़ती जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब जॉइन करते हैं दोस्तों, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से 90,000 तक हो सकती है दोस्तों। आप जो से इसमें वर्क क्या कर आप जो है डायलिसिस जो कर लिए, इसमें दोस्तों आपका जो है वर्क क्या होता है? तो आपका जो वर्क होता है कि जिस जिस भी पेशेंट का जो है दोनों किडनी फंक्शन करना काम करना बंद कर दे, किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो इसमें आप जो है उस पेशेंट का ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। ब्लड को निकाल के जो है आपका ब्लड प्यूरिफाई करने का जो है वर्क होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों टॉप 3 में। टॉप 3 है आपका जो है कोर्स नाम है वो है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी अब रेडियोलॉजी इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप 12th पास आउट होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स से पीसीएम एंड पीसीबी से दोस्तों। आपका जो है कोर्स ड्यूरेशंस जो है इसमें हम बात कर लेते हैं। अगर आप बैचलर्स करते हैं तो 3.5 साल का एंड डिप्लोमा करते हैं तो 2 साल का होता है। डिप्लोमा में आप जो है डिप्लोमा इन सीटी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एमआरआई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एक्स-रे कर सकते हैं दोस्तों। स्कोप आप सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें स्कोप क्या है दोस्तों। एक रेडियोलॉजी जो विभाग है दोस्तों, अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इसमें स्कोप है और ये मार्केट में सबसे अच्छा अभी फ़िलहाल चल रहा है दोस्तों। इसमें जो है आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं एंड प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। बै जैसे कि हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोसिस सेंटर में दोस्तों, आप जो है कर सकते हैं इसमें। आसानी से आप इसमें जो है आपको जॉब भी मिल जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ़ीस स्ट्रक्चर की। अगर आप डिप्लोमा करते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन सीटी कर सकते हैं सीटी कर रहे हैं, तो आपकी जो है स्टार्टिंग 55 के पर जो आपकी डिप्लोमा इन सीटी की जो है फ़ीस होगी। अब डिप्लोमा इन अगर आपको एमआरआई करना है, तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी सॉरी सर दोस्तों स्टार्टिंग जो फ़ीस होगा, वो 50,000 से 60,000 के बीच में होगा दोस्तों। डिप्लोमा इन अगर एक्स-रे आप कर रहे हैं, तो आपकी स्टार्टिंग फ़ीस होगा 65,000 से 70,000 यानी कि 65 के से 70 के तक आपकी जो है फ़ीस हो सकती है डिप्लोमा इन सीटी, एमआरआई एंड एक्स-रे इन तीनों की दोस्तों। अब अगर बैचलर्स करना चाहते हैं तो बैचलर्स में आपकी इसकी फ़ीस होगी 1 लाख पर एनम जो दोस्तों है, इसकी फ़ीस होगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सैलरी की। तो सैलरी अगर आप जो है प्राइवेट जॉब में जॉइन करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोसिस सेंटर में दोस्तों करते हैं, तो आप अगर सीटी, एमआरआई, एक्स-रे इन सब में अगर आप जो है जॉइन करते हैं अलग-अलग करके तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी वाली है 25 के से 35 के तक जो है एज़ अ फ्रेशर के तौर पे आपकी पर मंथ सैलरी होने वाली है। अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं दोस्तों, इसमें आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी होगी 70 के से 90 के तक जो है स्टार्टिंग सैलरी आपकी हो सकती है दोस्तों। अब इसमें हम सैलरी जान गए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वर्क क्या हो सकता है एक रेडियोलॉजिस्ट का। तो इसमें दोस्तों हम इसमें जो है सभी को जो है जितने भी प्रकार के जो है रेडियोलॉजी टेस्ट जैसे सीटी आप देखे हैं, एमआरआई देखे हैं, एक्स-रे देखे हैं, तो जित ये सारे मशीन्स को ऑपरेट करने का जो है ट्रेनिंग दिया जाता है दोस्तों एक रेडियोलॉजिस्ट को, जो कि अच्छे से सीटी, एमआरआई, एक्स-रे परफ़ॉर्म कर सके। तो आपको जितने भी सब टेस्ट देखने को मिलते हैं, ये सब के सब जो है एक रेडियोलॉजिस्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं टॉप 2 कोर्स का नाम है दोस्तों एनेस्थीसिया। इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको 12th पास आउट होना है पीसीबी एंड पीसीएम से मिनिमम जो है 50% मार्क्स है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके ड्यूरेशन से यानी कि कोर्स की ड्यूरेशन कितने दिनों की होने वाली है दोस्तों। तो अब हम इसके अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो इसकी ड्यूरेशंस होगी यानी इसकी टाइमिंग होने वाला है 2 ईयर्स 2 साल की होगी डिप्लोमा। अगर आप बैचलर्स में एडमिशन लेंगे, बैचलर्स करना चाहते हैं तो इसकी ड्यूरेशन होगी 3.6 ईयर्स यानी कि 3 साल 6 महीने जो है आपकी ड्यूरेशंस होने वाली है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्कोप की। स्कोप क्या है इसमें? स्कोप ये है कि आप जो है इसमें गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं एंड प्राइवेट जॉब कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोसिस सेंटर में दोस्तों इसमें जो है जॉब कर सकते हैं। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम बात कर लेते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों। तो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा की जो फ़ीस होने वाली है वो पर एनम 60 की यानी कि 60,000 आपको देना होगा। अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो बैचलर्स की जो फ़ीस होने वाली है पर एनम 1 लाख टू 1.10 लाख आपको देना होगा दोस्तों। 1 लाख से 1,10,000 जो है
आपको देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सैलरी की। सैलरी ये है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं दोस्तों, तो आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी जो है 50K से 70K जो है पर मंथ आपको दिया जाएगा दोस्तों। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में दोस्तों, तो एज अ फ्रेशर्स आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी होगी 25K से 30K आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है दोस्तों। आपको सैलरी इंक्रीज कराने के लिए वो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, डिपेंड्स ऑन आपकी जो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसमें ऐसा नहीं है कि सैलरी इतना ही रहेगा दोस्तों, आपको आपका जो सैलरी है वो बढ़ता जाएगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं एनेस्थीसिया की वर्क की दोस्तों। तो इसमें आप समझिए जनरल भाषा में दोस्तों ये है कि जनरल लैंग्वेज में कि एनेस्थीसिया का वर्क ये होता है कि ऑपरेशन थिएटर में जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि ऑपरेशंस में पेशेंट को पेन ना हो दोस्तों। तो ये एनेस्थीसिया का दोस्तों वर्क होता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों टॉप वन में। तो आपका जो टॉप वन है वो ये है कि ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर। तो आप इसकी एलिजिबिलिटी की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। वो है 12th पास आउट होना चाहिए आपको जो है पीसीबी एंड पीसीएम से, मिनिमम जो है 50% मार्क्स है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कोर्स की ड्यूरेशंस के बारे में। तो आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसकी ड्यूरेशंस होती है 2 साल, 2 ईयर्स। अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो इसकी ड्यूरेशंस होगी 4 साल दोस्तों। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसमें स्कोप क्या है। इसमें भी जो है आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं एंड प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर दोस्तों इसमें क्या है, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपकी डिप्लोमा की फीस होने वाली है 60K से 65K पर एनम आपको जो है देना होगा दोस्तों। अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो इसकी फीस होने वाली है 1 लाख से 1.10 लाख, यानी कि 1 लाख से 1,10,000 जो है आपको पर एनम आपको देना होगा दोस्तों। अब फीस की बात हो गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारी सैलरी कितनी होने वाली है। तो अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं दोस्तों, तो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब में जो है सैलरी होने वाली है वो ये है 80K से 90K जो आपको पर मंथ जो है आपको सैलरी दिया जाएगा दोस्तों। अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में, आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी एज अ फ्रेशर्स वो 30K से 35K पर मंथ आपको जो है दिया जाएगा दोस्तों एज अ फ्रेशर्स। अब हम इसकी वर्क की बात कर लेते हैं। तो जनरल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि जो है ऑपरेशन थिएटर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अब जनरली जो है ओटी के जो टेक्नीशियंस होते हैं वो जो है डॉक्टर को असिस्ट करने का जो है उनका वर्क होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे कि ये सारे कोर्सेस, अब ये तो खत्म हो गया दोस्तों कि टॉप 7 कोर्सेस कौन-कौन से हैं, क्या-क्या है, आपने ये जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं ये कि आपको बेस्ट 5 कॉलेज जो है रिकमेंड करेंगे दोस्तों, जिसमें ये सारे के सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। सारे के सारे कोर्सेस जो है आपको कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको उन कॉलेज के लिए अच्छे से जानकारी चाहिए, तो आप उन कॉलेज के वेबसाइट पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उन कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ है, क्या-क्या है। आप खुद से जो है चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हम देर ना करते हुए उस कॉलेज का जो है नाम बताते हैं दोस्तों। टॉप 1 पे एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज, जो कि आपको जो है लखनऊ में मिल जाएगा दोस्तों। आपका जो है टॉप 2 में जो कौन आता है दोस्तों, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, वो भी आपको जो है लखनऊ में मिल जाएगी दोस्तों। आप टॉप 3 पे कौन आता है दोस्तों, केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो भी आपको जो है लखनऊ में मिल जाएगी दोस्तों। टॉप 4 पे जो है दोस्तों आपका आता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये जो आपको जो है दोस्तों न्यू दिल्ली में मिल जाएगा, न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और टॉप 5 पे दोस्तों आता है वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो आपको है वाराणसी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक और एक अच्छे वीडियो के साथ दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।